हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गुड मार्क्स सिक्योर करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्या अर्थ है। अगर सामान्य भाषा में देखें तो जब कोई विपणन करता दो या दो से अधिक देशों में अपनी विपणन क्रियाएं करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन से अभिप्राय दो या दो से अधिक देशों में लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं को जानना, उसके अनुसार उत्पाद नियोजन करना, उत्पादन करना, भंडारण, परिवहन व वितरण करना शामिल है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, जटिल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन काफ़ी जटिल है। जटिल किस लिए है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को बहुत सारे देशों के अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण का अध्ययन करना पड़ता है। अलग अलग देशों का राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण बड़ा डिफरेंट होता है। उन सभी वातावरण को समझना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा, वाइड स्कोप। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उस विपणनकर्ता के लिए जो सीमाएं हैं अपने उत्पादन को बेचने की, वो किसी एक देश की सीमा से बाहर चली जाती हैं। यानी कि वो अपने उत्पादन को किसी एक देश में खरीदता या बेचता नहीं है, बल्कि कई देशों में बेचता है। तो उसका जो बाजार का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तीसरा, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स में क्या आता है? देखिए, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता का नियंत्रण होता है। इसके अंदर हम प्रमोशन मिक्स को इंक्लूड करते हैं। जस्ट लाइक 4 P's आते हैं, जिसमें 4 P's कहते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जहाँ तक सवाल है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स का, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे देशों का राजनीतिक वातावरण हो गया, आर्थिक वातावरण हो गया, या ग्राहकों का टेस्ट या प्रेफरेंस हो गया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बेनिफिट्स, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसको हम 3 फ्रेम में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि कस्टमर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर। नंबर 1, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो 2 या 2 से अधिक देशों में अपने वस्तुओं सेवाओं को बेचता है, तो इसलिए जो उसका मार्केट का शेयर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि अब वो विशाल मात्रा में उत्पादन कर सकता है, विशाल मात्रा में उत्पादन करता है, विशाल मात्रा में सामान को बेचता है, तो उसका जो विपणन का दायरा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अब क्योंकि उसके जो विपणन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, अब वो बहुत लार्ज स्केल पे उत्पादन करता है, लार्ज स्केल पे सेल करता है, इसलिए जो उसके सेल्स यानी कि विक्रय और लाभ है उसमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता का जो व्यापार है वो कई देशों में फैल जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक देश में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पर मंदी आ जाती है, वहाँ पर दंगे फसाद हो जाते हैं, या वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, या वहाँ पर कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो किसी भी तरह का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है तो उसका नुकसान केवल उसी देश में होता है। क्योंकि उसका बिजनेस कई देशों में फैला होता है, तो किसी एक देश के नुकसान की भरपाई वो अन्य देशों के लाभों से कर सकता है, तो उसका जो बिजनेस का रिस्क है वो काफ़ी फैल जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स टू इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। ध्यान रहे, ये कीमतों पर नियंत्रण करने में बड़ा हेल्पफुल होता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में कुछ नेगेटिव या नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से जो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है। अब सप्लाई तो कम होती है लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अन्य देशों से आयात कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं,
जिससे कि डिमांड और सप्लाई जो मिसमैच हो गई थी वो वापस सामान्य स्तर पर आ जाती है और कीमतों पर आसानी से नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार में बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि प्रोडक्शन का जो स्केल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ध्यान रहे, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि एक कंज्यूमर को बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करने को मिलते हैं। खासकर जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ के लोगों को वहाँ पर जो उत्पादन होता है उनकी कंपनियों के द्वारा वो इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा वहाँ के लोग दूसरे जो डेवलप नेशंस हैं उन कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को भी वो बाय कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट्स ये होता है कि उनकी अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। सबसे पहले वाइड चॉइस। नेचुरली है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके पास चॉइस काफ़ी बढ़ जाती है। अभी उससे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग से पहले उसके पास चॉइस क्या थी? जो उसके देश में उत्पादन होता है जिन वस्तुओं और सेवाओं का, केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को वो खरीद सकता था, उसके अलावा अन्य वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकता था। इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा उसके बाद चॉइस हो गई कि वो अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं को भी खरीद सकता है। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के द्वारा क्या होता है कि जो कंपनियां हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाता है, और उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, और जिसका फ़ायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुड्स अवेलेबिलिटी एट लो प्राइसेस। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे पहले बताया, अंतर्राष्ट्रीय विपणन से प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता है। अब प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी कम कीमत पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो उत्पादन का स्तर है वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, क्योंकि उत्पादन का स्तर काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, जिससे कि लागत जो है वो कम आती है, इससे भी प्राइसेस कम हो जाती हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में? सबसे पहले, डिफरेंस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। भारत जैसे विशाल देश में तो अगर एक देश के ही अगर कस्टमर के टेस्ट को देखा जाए तो उसमें काफ़ी अंतर पाया जाएगा। तो विश्व के जब अन्य देशों में जाएं तो जैसे जैसे देश बढ़ते हैं तो हर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है। इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे भारत में जैसे देश के लोग जो हैं वो काफ़ी तीखा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। दूसरी ओर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो बॉइल्ड फूड को पसंद करते हैं, वो तीखा खाना पसंद नहीं करते। तो अलग अलग कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग क्वालिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो इन सारे कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को पहचानना काफ़ी मुश्किल काम है। सेकेंड, अनसर्टेन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्योंकि हम कई देशों में व्यापार कर रहे हैं, अब उन देशों में भी कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सरकारें बार बार बदलती हैं। अब जब सरकारें बार बार बदलती हैं तो सरकारों की जो नीतियां हैं उनमें भी जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से हमारी जो वहाँ पर बिजनेस करने की जो पॉलिसीज़ हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में करनी होती है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रेट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब क्योंकि उसके रेट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो इसका भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार आप देखते हैं डॉलर का रेट बढ़ जाता है और कई बार आप देखते हैं डॉलर का रेट घट जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीज आते हैं, जैसे डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स में आते हैं पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पी फॉर प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट, आप कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका एक रंग है, रूप है, आकार है, उसको आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट से रिलेटेड कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना है या कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्रमापित उत्पादन, यानी कि सभी देशों के लिए एक जैसा उत्पादन करना।
जबकि कस्टमाइज प्रोडक्शन में हमें ये सोचना होता है कि अलग अलग कंट्री के लोगों का जो टेस्ट है वहाँ का अलग अलग होता है, वहाँ का वातावरण अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना। दूसरी ओर हमें ये भी ध्यान देना होता है कि उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, कि ब्रांडिंग जो है अपने मैन्युफैक्चर ब्रांड को यूज़ करना है या मिडिल मैन ब्रांड को यूज़ करना है, इसके अलावा सिंगल ब्रांड को यूज़ करना है या मल्टीपल ब्रांड को यूज़ करना है। इसके अलावा पैकेजिंग पे ध्यान देना होता है। जो डेवलप नेशंस हैं वहाँ पर पैकेजिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पर पैकेजिंग के बारे में ये भी ध्यान रखना होता है कि पैकेजिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, ईजी डिस्पोजेबल होनी चाहिए, यानी कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें लेबलिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के लेबलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे लॉ हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशंस को दिखाना है प्रोडक्ट के ऊपर, और उस इन्फॉर्मेशन को कितनी लैंग्वेज में दिखाना है। तो ये सारे हमें डिसीजन लेने होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइस। जहाँ तक सवाल है प्राइस में, प्राइस के अंदर हमें डिसीजन लेना, प्राइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि प्राइस जो है वो तय करता है कस्टमर उसको बाय करेगा या नहीं करेगा। प्राइस के लिए सबसे मेन फैक्टर है वो है कॉस्ट। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आती है, उसी के बेस पे उसकी प्राइस तय होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा कंपटीशन का लेवल क्या है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली बात है जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो कम प्राइस रखेगा, लेकिन अगर वहाँ पर कंपटीशन का लेवल कम है, उसकी मोनोपोली है, तो वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। इसके अलावा कई बार मार्केट पेनिट्रेशन पॉलिसी को यूज़ किया जाता है और कई बार स्कीमिंग पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो उस कंट्री में पहली बार एंट्री कर रहा है तो नेचुरली बात है उसे प्राइस जो है वो काफ़ी कम रखनी पड़ती है ताकि वो आसानी से उस कंट्री में प्रवेश कर सके। लेकिन मान लीजिए उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी इनोवेटिव नेचर का है, तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, जिसे हम स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी कहते हैं, यानी कि मलाई उतारने वाली। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंटरनेशनल मार्केटर का मकसद होता है वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, यानी कि किस तरीके से आसानी से कंज्यूमर तक उसको पहुंचाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल मार्केटर को ये तय करना होता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट करना है या इनडायरेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट करना है तो उसमें जो है जो इंटरनेशनल मार्केटर का पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि जो विपणन तंत्र होते हैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। वो अपने हिसाब से उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से सब कुछ तय कर सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट में उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसे जो अपना उत्पादन है वो सीधे ही अपने जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं अपनी कंट्री में या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बेचना होता है। आगे फिर वो खुद अपने नेम पर उस माल को दूसरे देशों में बेचते हैं। इसके अलावा वेयर हाउसिंग पे डिसीजन लेना होता है कि क्या हमें खुद के वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश करने हैं या हमें वेयर हाउसेस रेंट पे लेने हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का फास्टेस्ट मीन यूज़ करना पड़ेगा, लाइक एयरलाइंस एटसेट्रा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपका पेरिशेबल नहीं है तो चीपेस्ट वे को आप यूज़ करेंगे। जो चीपेस्ट सोर्स पड़ता है वो आपका शिप के थ्रू पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटर को। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स। ध्यान रहे इंटरनेशनल मार्केटर को प्रोडक्ट बेचने से पहले, प्रोडक्ट बेचने के दौरान और प्रोडक्ट बेचने के बाद कई बार कम्युनिकेशन करना पड़ता है कस्टमर से, रिटेलर से, होलसेलर से, एजेंट से। इस कम्युनिकेशन को ही कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब प्रमोशन मिक्स में आपके चार मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा पब्लिक रिलेशंस या पब्लिसिटी, और चौथा सेल्स प्रमोशन। जहाँ तक सवाल है एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल मार्केटर को ये तय करना होता है कि उसे एडवर्टाइजिंग का कौन सा मीन्स यूज़ करना है, यानी कि टेलीविज़न को यूज़ करना है, न्यूज़पेपर को यूज़ करना है। डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं, मीडिया अवेलेबल होते हैं। तो उस कंट्री में कौन सा मीडिया ईजिली अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसको डिटरमाइन करते हुए जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो तय करता है कि वहाँ पर किस मीडिया को यूज़ करना है। इसी तरीके से पर्सनल सेलिंग, वहाँ पर वो ये भी तय करता है कि जो वहाँ पर्सनल सेलिंग के लिए जो सेल्समैन अपॉइंट करने हैं वो अपनी कंट्री से लाने हैं या उसी कंट्री के ही अपॉइंट करने हैं। फिर जो पर्सनल सेलर हैं, जो सेल्समैन हैं, वो काफ़ी ट्रेन होने चाहिए, काफ़ी एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि वो कस्टमर के जो भी उनकी जो डाउट्स हैं, उनकी जो इंक्वायरीज़ हैं, उसको आसानी से सेटिस्फाई कर सकें।
तीसरा पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। इसके अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केटर को ध्यान रखना होता है अपनी कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया में रिलीज़ करता रहे, ताकि उस कंपनी की जो हाईलाइट है वो बनी रहे। जहाँ तक सवाल है पब्लिसिटी, पब्लिसिटी एक फ्री है जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। कोई न्यूज़ चैनल या कोई मीडिया आपके बारे में रिपोर्ट दे रहा है पॉजिटिव, जिसके में लिख रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, इनके आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने रिव्यू डाल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें आप मिडिल मैन को भी बहुत सारी प्रमोशन स्कीम देते हैं, एज वेल एज कस्टमर को भी बहुत सारी प्रमोशन स्कीम्स देते हैं। जस्ट लाइक आप कूपन्स, क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन इन ट्रेड या सेल्स कंपटीशन बिटवीन द मिडिल मैन, ऐसे बहुत सारे मीन्स को यूज़ करते हैं जिससे कि आप अपने सेल्स को प्रमोट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके इसके इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा ताकि हम आपके डाउट्स को दूर कर सकें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।